बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। ऐसा लगता है कि एमपी में स्कूली पाठ्यक्रमों को नेता पार्टी का घोषणा पत्र बनाने की तैयारी में है। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर पाठ्यक्रम में हर रोज किसी न किसी के जीवनी को शामिल करने का ऐलान किया जाता है। हालांकि दिलचस्प यह है कि सरकार ऐलान तो करती है, लेकिन महापुरुषों की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल अभी तक हुई नहीं है। फिर चाहे बात स्कूलों में रामायण और गीता पढ़ाने की हो, या पूर्व छात्रों की जीवनी पढ़ाने की बात हो, या फिर बिरसा मुंडा की जीवनी हो, रानी कमलापति की जीवनी हो, और आज एक नया ऐलान हो जाता है कि भगवान परशुराम की जीवनी को भी छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ घोषणाओं के जरिए खास समाज के लोगों का साधना चाहती है, या फिर वाकई इस मामले में गंभीर भी सरकार नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सरकार के किसी भी ऐलान पर अमल नहीं हुआ है, उससे तो यही लगता है कि ये घोषणाएं केवल सियासी और खानापूर्ति हैं, केवल भीड़ को देखकर ऐलान किए गए हैं, लेकिन इन पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आज सीएम शिवराज ने पहले ईद के लिए लोगों के साथ ईद का सेलिब्रेशन किया, उन्हें शुभकामनाएं दी और फिर भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक बड़ी घोषणा की और कहा कि भगवान परशुराम जी की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा ताकि छात्र पढ़कर उनसे प्रेरणा ले सकें। इसके बाद सवाल उठने शुरू हुए कि इससे पहले कई घोषणाएं सीएम ऐसी कर चुके हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ है। अब इसे लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा शिक्षाविद क्या सोचते हैं इस तरह के ऐलान पर, और क्या पाठ्यक्रम में इस तरह की चीजों को शामिल किया जाना सही है? इस पर आप तीनों के बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे डिबेट पर। आज उन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती पर घोषणा कर दी कि हम परशुराम जी के जीवन याद उसको पाठशालाओं में बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। अरे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कितनी घोषणाएं से पहले कर चुके। गीता के श्लोक करेंगे, रामायण की दुआएं करेंगे, सारी चीजें जितनी भी आपने चीजों को शामिल करने का बोला था, आज तक एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई आपकी। कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बोलते ही हैं। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, चाहे वो रानी कमलापति के बारे में हो या भगवान परशुराम के बारे में हो, अगर पाठ्यक्रम में शामिल करने का उन्होंने मन बनाया है और पाठ्यक्रम समिति को बताया है, तो निश्चित तौर पर यह अभिनंदनीय है। जो पूर्व समय में महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, इनके जीवन चरित्र पाठ्य पुस्तकों के अंदर था, वो समाप्त कर दिया गया। आज बच्चे उनको भूल चुके हैं। अब जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके अंदर भारत और भारतीयता, इसके बारे में बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा। वहाँ पर हमारे भगवान परशुराम जी या अन्य धर्मगुरु जो हैं, उनका पाठ्य पुस्तक में होना मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री जी उसके अंदर हमें देंगे, और देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैसे कहा कि परशुराम जी का जो है उनकी जीवनी को हम छात्रों को पढ़ाएंगे, इसके अलावा गीता और रामायण को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये दो बयान सुनिए। छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सब बच्चे पढ़ेगा दिक्कत। मोहन जी भगवत गीता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ये मैं बहुत बधाई दे रहा हूं इसके लिए। मुझे अभी मोहन बता रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता का सामाजिक संदर्भ, ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, स्नातक द्वितीय में। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आइए इन सवालों पर नजर डालते हैं। हमारे सवाल हैं बहुत सीधे। सिलेबस पर सियासत भारी, अब भगवान परशुराम को पाठ्यक्रम में लाने की तैयारी। रामायण, गीता, बिरसा मुंडा को कोर्स में लाने का ऐलान किया, फिर वादों को क्यों भुला दिया, ये कांग्रेस पूछती है। शिक्षा में सियासी संक्रमण, सिलेबस ना बन जाए घोषणा पत्र, लोगों को यह भी चिंता है। एमपी में शिक्षा बनी सियासी हथियार, क्या स्कूल में एजेंडा चलाना चाहती है सरकार, ये आरोप लग रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। सीधे रुख करेंगे हम। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता।
हमारे साथ मृणाल पंत कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव राय जी, समाजशास्त्री जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत करता हूं आपका। और आशुतोष पांडे, शिक्षाविद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं पंकज जी आपके पास आता हूं। देखिए, बहुत सारे ऐलान हुए पंकज जी। एक बार जरा मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता भी दूं कि हाल ही में हमने अपने पाठ्यक्रम को किस तरह से बदलते देखा है। जरा एक बार वो ग्राफिक्स भी दिखा दें जिसमें इस बात का उल्लेख है। यह ऐलान है, गौरव दिवस पर जिले के लोगों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। ये मौजूदा स्थिति में वादा अधूरा है, हाल ही में किया वादा है। पाठ्यक्रम में गीता रामायण लाया जाएगा, यह प्रावधान अभी तक नहीं है, यह कहा गया। पाठ्यक्रम में रानी पद्मावती पढ़ाई जाएंगी, यह वादा भी अभी तक अधूरा है। पाठ्यक्रम में बिरसा मुंडा की जीवनी पढ़ाई जाएगी, घोषणा हुई पर अमल अभी तक इस पर हुआ नहीं है। पाठ्यक्रम में आंचलिक भाषा आएगी, यह वादा बहुत पहले किया गया था, अब तक हो जाना था, हुआ नहीं है। गौरव दिवस में जिले के लोगों की जीवनी, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के बातें कही गई हैं और बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि शिक्षा में बदलाव की बात कही जा रही है। पंकज जी, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है पंकज जी कि ये जो वादे किए जा रहे हैं जिस स्पीड से, उस स्पीड से इन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसकी कोई खास वजह पंकज जी? देखिए अभिलाष जी, पाठ्यक्रम में यदि किसी चीज का समावेश करना है तो उसका समय है। आप 20 सत्र में पाठ्यक्रम में किसी चीज को समावेशित नहीं कर सकते, एक बिंदु। दूसरा, आपने भगवान बिरसा मुंडा की बात करी, रानी कमलापति की बात करी, जनजाति गौरव की बात करी, गीता जी की बात करी और आज भगवान श्री परशुराम जी के चरित्र की बात करी। ये सब जो घोषणाएं हैं आगामी सत्र से मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों विद्यालयीन पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम समिति के निर्देश पर सरकार की मंशा के अनुरूप लागू की जाएंगी, ये सुनिश्चित है। मैं तो अभिलाष जी उस विषय वस्तु पर आना चाहता हूं कि क्या यदि आज मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में भगवान परशुराम जी का, भगवान बिरसा मुंडा का, रानी कमलापति का, ज्योतिबा फुले जी के पाठ्यक्रम का, उनके जीवन चरित्र का यदि वर्णन विवरण होगा तो क्या वो अनुचित है? क्या इसको किसी जाति धर्म समाज से देखना चाहिए? हम बहुत स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि यदि हमारे संस्कार और संस्कृति सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो हमारा लोकतंत्र सशक्त है। और भगवान परशुराम का चरित्र क्या किसी जाति विशेष के लोग पढ़ेंगे? ज्योतिबा फुले जी का चरित्र क्या जाति विशेष के लोग पढ़ेंगे? संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती की बात की कि 1900 नए संस्कृत के शिक्षक नियुक्त जाएंगे, ये क्या खाली ब्राह्मणों के लिए, किसी जाति विशेष के लिए है? यदि मंदिरों के जमीन के संरक्षण की बात की जा रही है, मंदिरों की जमीन की नीलामी रोकने की बात की जा रही है, तो मंदिरों में तो सकल हिंदू समाज जाता है, सनातन परंपरा के मानने वाले लोग जाते हैं। तो मैं कांग्रेस से आग्रह करना चाहता हूं कि तुष्टीकरण का जो चश्मा है इसको उतारना पड़ेगा। ठीक है। देश के व्यापक हित में देखिए कि यदि संस्कार संस्कृति सुरक्षित नहीं है, जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनका पाठन पठन, उनके संस्कार संस्कृति, उनके निर्देश, उनके दिशा, ये सब जानकारी हमारे को यदि होगी तो ही भारत देश में, भारत विश्व में सही दशा को प्राप्त होगा। हम किसकी बात करते हैं? माँ भारती के परम वैभव की बात करते हैं, संस्कारों के उन्नयन की बात करते हैं, भारत राष्ट्र के उत्कर्ष की बात करते हैं। और यदि उस सब पर कांग्रेस राजनीति करती है, विरोध करती है, हम तो पूछना चाहते हैं कांग्रेस क्या इसके विरोध में है? भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को सम्मिलित करने पर विरोध में है? क्या कांग्रेस को संस्कृत के पाठन पठन पर आपत्ति है? क्या कांग्रेस को मंदिरों के रखरखाव पर आपत्ति है? क्या कांग्रेस को पुजारियों के मानदेय बढ़ाने पर आपत्ति है? क्या कांग्रेस को इस बात का धैर्य नहीं कि पाठ्यक्रम समिति जो है नए सत्र से अपना कार्य प्रारंभ करेगी? और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा विलास जी, वो सब मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये विद्यार्थी मध्य प्रदेश की नींव है, भविष्य का मध्य प्रदेश के कंधों पर है। ये वैचारिक रूप से, अभिलाष जी मेरा उत्तर हो जाए, ये वैचारिक रूप से जितने सशक्त होंगे उतने तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का भी उतना ही नैतिक दायित्व जितना भारतीय जनता पार्टी का है। हम मानते हैं कि प्रतिपक्ष की राजनीतिक बाध्यता तुष्टीकरण की है, और उसमें सनातन परंपरा का विरोध, धर्म के आधार पर संस्कार संस्कृति का विरोध, संस्कृत भाषा का विरोध, मंदिरों का विरोध, मठों का विरोध, संतों का विरोध, साधुओं का विरोध, ये संस्कार कांग्रेस पार्टी की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। एक व्यापक संवाद होना चाहिए। ठीक, क्या पंकज जी किया जाए, क्या सम्मिलित ना किया जाए? पंकज जी ठीक है। मेरा सवाल पंकज जी आप शायद सुन नहीं पाए थे। मेरा सवाल मैं सुन लिया सर, उत्तर दिया है ना। मेरा सवाल ये था, जो आपने उत्तर दिया उसमें मुझे थोड़ा सा एक पेच नजर आया। आपने कहा कि नए पाठ्यक्रम जब नया आएगा तब पाठ्यक्रम समिति को भेजकर इसको बता दिया जाएगा। इसमें से कई, लगभग आधी घोषणाएं ऐसी हैं साहब जो पिछले पाठ्यक्रम, मतलब जो अगर समय पर अमल उन पर हो जाता तो इस नए पाठ्यक्रम में शामिल हो सकती थी। तो पंकज जी मेरा कहना बस इतना था कि अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। खैर आपने अपनी बात रखी, मैं मृणाल जी के पास आता हूं। मृणाल जी, जिस तरह से ये फैसले लिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी आज आई है, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को संस्कृति आज से पसंद है। बीजेपी को संस्कृति बहुत पहले से पसंद है। तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पर बहुत पहले से लगते रहे हैं,
लेकिन हाल ही के दिनों में पिछले 6-8 महीनों में जो हमने देखा है कि सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही जा रही है, अचानक से हुए बीजेपी के इस माइंडसेट के चेंज को आप कैसे देखते हैं? मृणाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं आ जाता हूं तब तक संजीव राय जी के पास। पहले संजीव राय जी, मैं समाजशास्त्री होने के नाते आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है कि बीजेपी आएगी तो कुछ खास जो लोग हैं, कुछ खास प्रतीक हैं, कुछ खास जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जीवनी उनकी शामिल की जाएगी। कांग्रेस रही थी तो उस पर आरोप लगते हैं कि पाठ्यक्रम को उसने अपनी विचारधारा के अनुरूप ढाल दिया था। तो ये कितना खतरनाक है आने वाली पीढ़ियों के लिए, और क्या आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, ये बदलाव होते रहने चाहिए, हर 5 साल में बदल देना चाहिए, जैसे सरकारें बदलती हैं वैसे ही सिलेबस बदलते रहना चाहिए? होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, और दूसरे किसी भी समाज में, किसी भी पाठ्यक्रम में उस समाज के अपनी परंपरा और भविष्य निर्माण, ये दो पे ध्यान रहता है स्कूल पाठ्यक्रम बनाते समय। एक तरफ जब NEP 2020 एक ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करती है, ग्लोबल स्किल्स वाले नागरिक बनाने की बात करती है ताकि जो आत्मनिर्भर हो, और एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने की बात करती है, तो उसमें अगर आपको नॉलेज इकोनॉमी बनाना है NEP 2020 के हिसाब से, तो आपको तर्कशास्त्र, ज्ञान मीमांसा, है ना, आपको क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें हैं जो आपको प्रमोट करना होगा। जहां तक पर्सनालिटीज की बात है कि हर एक दौर में कुछ न कुछ पर्सनालिटीज पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग तरह के। अब जैसे कॉन्वेंट स्कूल भी हैं, संस्कृत विद्यालय भी हैं, सरकारी विद्यालय भी हैं, सरस्वती शिशु मंदिर भी हैं, मदरसे भी हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन तो अपने हिसाब से होता है। प्लस जहां तक रामचरितमानस की बात है तो वो पहले भी कुछ चौपाइयां कुछ किताबों में शामिल रही हैं। ऐसे ही भगवत गीता का भी कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ संदर्भ लेके लोग पढ़ाते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक हो गया कि कोर करिकुलम जो हो गया, और दूसरा हो गया कि ऑप्शनल है। तो आप भाई मैथमेटिक्स तो आप पढ़ाएंगे ना बच्चे को, लॉजिक गणित तो आप पढ़ाएंगे जी, लेकिन उसके लिए शिक्षक हैं क्या? सवाल तो ये होना चाहिए कि हम पढ़ाना जो भी चाहें, पहले हमारे पास विद्यालय में 5 शिक्षक हैं क्या? आप प्राइमरी से शुरू करके सेकेंडरी तक क्या प्रिंसिपल हैं सारे सेकेंडरी स्कूलों में? आप 2 साल का जो लर्निंग लॉस हुआ कोरोना के वजह से, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या हुआ? किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी राज्य हो, आप बताइए उसमें क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, बुनियादी सवाल जो है उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जहां तक पर्सनालिटीज की बात है, ये बहुत सारे स्कूलों में जीके का हिस्सा होता है, और एक बार अगर बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए तो आज तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं सीखने के। वो टीचर पे ही निर्भर नहीं है या किताबों पे ही निर्भरता नहीं है। अगर जिस पर्सनालिटी के बारे में जो भी पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, वो उसको दूसरे माध्यमों से इंटरनेट के एज में वो सीख सकता है। दूसरा क्या है कि हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक परंपरा अपने दूसरे तरीके भी रखती है जिसमें लोगों को वो शिक्षित करते हैं। ठीक है, जैसे धार्मिक परंपराएं जो है वो जरूरी नहीं है कि वो विद्यालय में ही सब लोग सीखते हैं, ठीक है ना, परिवार में सीखते हैं, दूसरे उसके चैनल होते हैं। ठीक है संजीव। प्लस 180 से 220 दिन ही स्कूल चलेगा, टीचर होंगे नहीं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ही चलेगा, तो बच्चे का भी देखना है कि वो क्या क्या पढ़ लेगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, मृणाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। मेरा सवाल मृणाल जी बस यही था कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि पहली दफे मध्य प्रदेश में सत्ता में है या सिलेबस चेंज करने का अधिकार उसके पास पहली दफा है, लेकिन जितनी तेजी से अभी ये घोषणाएं हो रही हैं उसको कैसे देखते हैं आप? अभिलाष जी, 8 साल से दिल्ली में भी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और कॉलेज एजुकेशन के लिए सजेशन देती है, उसी तरह से केंद्र की सरकार भी CBSE का पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। तो मेरा पंकज जी से और माननीय शिवराज सिंह जी से चौहान जी से सवाल है कि आप कह रहे हैं कि भगवान परशुराम जी, रानी दुर्गावती जी और धार्मिक नेताओं के अगर जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो इससे संस्कारों में उन्नयन होगा,
क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार और आपके प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि संस्कारों का उन्नयन पूरे देश के छात्रों और विद्यार्थियों का हो, इसलिए आपकी तरह की सिफारिशें वो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में क्यों नहीं करने के लिए देते हैं? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी के पांव के तले जमीन ऐसे कैसे खिसक रही है कि हर महापुरुष की जयंती आती है तो वो कहते हैं कि आज इस बार इनके जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पहले भी कम से कम दर्जनों घोषणाएं कर चुके हैं कि अलग अलग महापुरुषों के जीवन चरित्र को शामिल किया जाएगा। क्या पंकज चतुर्वेदी जी बताएंगे कि क्या मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रमों में और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में केवल जीवन चरित्र ही पढ़ाए जाएंगे और वो सारी चीजें जो नौकरी मुहैया कराने वाली होती हैं, जो देश के विकास में लोगों को तैयार करने वाली होती हैं, जो वास्तविक बुनियादी ज्ञान देने वाली होती हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा? बहुत पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह गए थे कि हिंदुस्तान के लोगों की सहज वृत्ति ऐसी है कि वो धार्मिक नेताओं को और भगवा वस्त्र पहने हुए लोगों के प्रति एक सहज श्रद्धा रखता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि उस समय की हिंदू महासभा इस सहज श्रद्धा का दुरुपयोग करना जानती है, इससे हिंदुस्तान के लोगों को बच के रहना होगा। आज हमें उनकी बात को पुनः याद करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सहज श्रद्धा का जो राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहती है, और वो भी केवल कोरी बयानबाजी, कोरी भाषणबाजी, कोरे आश्वासन। अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में भगवान श्री परशुराम जी के प्रति सम्मान होता तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जो ओम सर्किट के लिए 600 करोड़ रुपए देकर गई थी, उस पर उसके निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगाई जाती। अगर वास्तव में भगवान परशुराम जी के प्रति सम्मान होता तो जाना पाओ में भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जिस विकास की बाट जो रही है और जिसे नई सरकार ने आते से ही रोक दिया, उस पैसे पर रोक नहीं लगाती और मध्य प्रदेश की सरकार उसके उत्थान के लिए और उसके विकास के लिए राशि देती। सारे महापुरुषों के जिनकी जयंती पर शिवराज सिंह जी घोषणा कर गए हैं, उनके नाम पर जो वास्तविक काम करना चाहिए था वो करने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। और जिस तरह से 12,000 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से पेंडिंग चली आ रही है, उसी लिस्ट में भी ये घोषणाएं भी आप अभी से जोड़ दीजिए अभिलाष जी, क्योंकि आने वाले समय में भी चाहे अगला चालू हो जाए, ये कभी भी किसी पाठ्यक्रम में शामिल होने वाली नहीं है। ठीक है मृणाल जी, मैं आता हूं मृणाल जी आपके पास दोबारा आता हूं। आशुतोष पांडे जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, मैंने आपको इसी उम्मीद से बुलाया है कि बीजेपी और कांग्रेस से इतर आप कम से कम छात्रों के भविष्य को लेकर के बात रखेंगे। मुझे बताइए कि पॉलिटिकल एजेंडा सिलेबस के अंदर सेट करने की ये जो परंपरा चल पड़ी है, चाहे वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने किया हो, जिन पर आरोप लगते हैं और कई चीजें लगती हैं, हमें बहुत लॉजिकल भी लगती हैं कि क्यों थे पाठ्यक्रम में, और अगर ये थे तो वो अच्छे लोग जो क्यों नहीं थे, तो वहां भी हमें कुछ विचारधारा को थोपने की प्रक्रिया समझ में आती है। और चाहे वो अब हो, तो आप कैसे देखते हैं और शिक्षा के लिए कितना इसको नुकसानदेह मानते हैं इस पद्धति को? देखिए अभिलाष जी, मेरा तो कहना यह है कि जैसा संजीव जी ने कहा कि पहले स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का कार्य होना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि धर्म घर का विषय है, समाज का विषय है, राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है या राजनीति धार्मिक हो रही है तो ये हमारे समाज के लिए भविष्य में खतरे का विषय है। एक प्रकार से हम कहीं ना कहीं कट्टरपंथिता को पाल रहे हैं और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ ही चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत और भारत को ही पढ़ाने और भारतीय मूल्यों को समझाने की व्यवस्था है, तो फिर एक नए तरीके से कुछ भी एक नया सिगुफा छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर बाकी घोषणा है, घोषणा का क्या मन हुआ, इच्छा हुई तो हम बोल देते हैं, खुशी खुशी में हम भी बोलते हैं, हमारी भी इच्छा होती है। तो वैसा माननीय ने भाव में आकर और आदर पूर्वक परशुराम जी को सम्मान दिया, इसीलिए उन्होंने घोषणा की है। लेकिन जहाँ तक है पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में हमें ये सोचना है कि बच्चे को आखिर हमें बनाना क्या है। एक्चुअल में बच्चे को हमें वैज्ञानिक बनाना है, गणितज्ञ बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है कि धार्मिक गुरु बनाना है। अगर हमें इस तरीके से चलना है तो फिर बाकी धार्मिक विद्यालय खोले जा सकते हैं, उनमें इस तरीके की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन सामान्यतः हमें बच्चों को
एक बुद्धिजीवी बनाने की जरूरत है, एक नैतिक व्यक्ति बनाने की जरूरत है और एक ऐसा व्यक्ति बनाने की जरूरत है जो सामाजिक हो, सामाजिक मूल्यों पर जुड़ा हुआ हो। ठीक है पंकज जी, देखिए 2-3 बड़े सवाल निकले हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई उचित बात है। पंकज जी सवाल सुने, अगर आप अनुमति दे तो मैं बिंदुवार उत्तर दूं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं आशुतोष जी ने जो बात करी उसका संदर्भ ऐसा है, या जैसी कांग्रेस बात कर रही थी कि उसका संदर्भ, जो मृणाल जी ने कहा कि उसका संदर्भ ऐसा प्रतीत होता है कि हमने विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र सब पढ़ाना बंद कर दिया है। इस प्रकार की पद्धति है क्या? समय काल परिस्थिति के हिसाब से जिस प्रकार नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है, ऐसे समय आवश्यकता है कि संस्कार संस्कृतियों के जरिए उस नैतिकता का को उत्कर्ष पर लेकर जाए। और यदि हम संस्कार संस्कृति से सशक्त और समृद्ध हैं तो ही हम अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। और इसके लिए आवश्यकता है नैतिकता के उत्कर्ष को लेकर जाने की। ये मैकाले और मौलाना जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी शिक्षा पद्धति का दुष्परिणाम है कि 70-72 साल के बाद आज हमको विमर्श करना पड़ रहा है। नई राष्ट्रीय घर में परिवार में सिखाने का नहीं है, देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया विद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर। वो स्वरोजगार की बात करता है, पर यदि हम उसको वैचारिक रूप से, संस्कारिक रूप से सशक्त कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा? जो भी करियर का जो पद चुनेगा, जो दिशा तय करेगा, उस दिशा में यदि वो नैतिक रूप से सबल और सशक्त है, यदि उसमें संस्कार संस्कृति है, और यहाँ हम क्या पढ़ाएंगे? भारत के संस्कार संस्कृति पढ़ाएंगे ना, भारत के महापुरुषों की बात करेंगे, सनातन परंपरा की बात करेंगे, 1 अरब साल पुराना इतिहास है हमारा हिंदू संस्कार संस्कृति का, हम उसकी बात करेंगे, किसी अन्य संस्कृति की बात थोड़ी करेंगे। मैंने यही आग्रह किया कि राजनीति के विषय नहीं अभिलाष जी, ये विषय व्यापक संवाद के, विमर्श के विषय है कि समय काल परिस्थिति की आवश्यकता है कि संस्कार और संस्कृति को लेकर, महापुरुषों को लेकर, प्रतिमानों को लेकर दल से ऊपर सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तुष्टीकरण, वोट बैंक, इन विषयों से ऊपर आना पड़ेगा। आपके इस उत्तर पर एक सवाल मेरे मन में आया है। आपने जो बात रखी बहुत लॉजिकल लग रही है कि हमें बहुत सोचना होगा, लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो पैमाना है, उसकी जो रैंकिंग है, वो देश में बहुत अच्छी नहीं है। ये आप और मैं सब जानते हैं, यहाँ बैठे तमाम लोग जानते हैं, इसमें कोई गुरेज भी नहीं है कहने में हमें। लेकिन उस वक्त पिछले 6-8 महीने में शिक्षा को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर अगर 5-7 बड़ी घोषणाएं होती हैं तो हम देखते हैं ना तो उसमें शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा होती है, ना स्कूलों के बड़े उन्नयन हो जाएंगे, या हम एजुकेशन में पॉलिसी में ये बदलाव कर रहे हैं, ना फीस माफ कर रहे हैं। ज्यादातर घोषणाएं ऐसी होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होती और सिर्फ घोषणाएं होती हैं। अगर आपको लगता है ये सब चीजें हैं तो आप इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और दूसरा मेरा यह है कि परशुराम जयंती या उनके नाम को लेकर के जो आपने कहा, बड़ा आरोप एक इन्होंने लगाया है मृणाल जी ने कि उनके जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण, उसके उन्नतीकरण के काम को आपने रोक दिया। दोनों सवाल हैं। देखिए, शायद कांग्रेस के हमारे मित्र पूरी तैयारी के साथ नहीं आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 60-65 वर्षों तक रही, पर भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जान भाव की सुध ली तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ली। और कांग्रेस के समय की स्थिति और आज जाकर देखिए, हम तो दावे की बात ही नहीं करते, हम तो दर्शन की बात करते हैं। और ये जाकर प्रमाणित किया जाता है कि किसकी सरकारों ने काम किया। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि 12,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। कौन कह रहा है शिक्षक भर्ती नहीं है? सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति का अनुपालन किया जा रहा है कि समग्र विकास की बात करेंगे। 25% मार्क जो अंक है वो समग्रता के आधार पर है, व्यक्तित्व विकास के आधार पर है, संस्कार संस्कृति के आधार पर है। तो हम व्यापक कौशल उन्नयन चाहते हैं, हम एक परिपक्व मानव संसाधन चाहते हैं जो भारत की मां भारती के परम योग को स्थापित करे। और यदि कांग्रेस के पेट में दर्द है तो दर्द बना रहे। हम तो नायकों, प्रतिमानों को, संस्कारों, संस्कृतियों को उत्कर्ष पर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो समय की आवश्यकता है। ठीक, पाश्चात्य सभ्यता और जो कांग्रेस के जमाने की शिक्षा नीति थी उससे बहुत शरण हुआ है संस्कार का, संस्कृति का। तो आवश्यकता है कि राजनीति से हटकर उस पर सोचा जाए। मृणाल जी, मैंने इसीलिए कहा कि राजनीति का विषय नहीं है। यदि मंदिरों का संरक्षण क्या राजनीति का विषय है? पुजारियों का मानदेय क्या राजनीति का विषय है? मंदिर में क्या एक समाज के लोग जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं खाली? भगवान परशुराम का चरित्र क्या पूरे भारत के विद्यार्थियों को नहीं जानना? मृणाल जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि ये तमाम समग्र तौर पर शिक्षा को बदलने की कोशिश शुरू की है, मैकाले की पद्धति से हटे हैं, ये कहा जा रहा है पंकज जी की तरफ से। विलास जी, बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहूंगा
एक तो इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि वो नहीं चाहती कि लोगों को उन्नयन हो, और इस वजह से जैसे मध्य प्रदेश में सुधारेशाही है, इस तरह के परिवर्तन केंद्र में क्यों नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पंकज जी स्पष्ट गलत बयानी कर रहे हैं। 50 साल तक पुजारियों की याद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं आई थी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने पुजारियों के मानदेय में वृद्धि की थी। 50 साल तक मंदिरों मठों की याद भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई थी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो पिछली सरकार थी उसने मठ मंदिरों की न सिर्फ जिम्मेदारी पुजारियों को दी, बल्कि उनमें आने वाला चढ़ावा भी पहले पुजारियों को नहीं मिलता था, शासन उस पर कब्जा कर लेता था, वो चढ़ावा भी उन्होंने पुजारियों को दिया। पुजारी जिस मंदिर में और जिस जमीन पर रहते थे उसका हक और वहां पे रहने का निवास स्थान बनाने का हक भी पूर्ववर्ती कमलनाथ जी की सरकार ने पुजारियों को दिया, पंडितों को दिया, जो पहले कभी हुआ नहीं था। तो धार्मिक जो सपोर्ट होता है, धार्मिक जो उत्थान होता है और वो करने वाले लोगों के प्रति जो वातावरण निर्माण का काम किया है वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने पहले किया। मैं पंकज जी से ये जानना चाहूंगा कि क्यों उन्होंने पिछले समय में जो नई योजनाएं धार्मिक उत्थान के लिए प्रारंभ हुई थी, क्या आपने पिछले 1.5 साल में शिवराज सिंह जी की सरकार बनी तो आपने उनके मुंह से सुना कि राम वन गमन पथ का जो काम नए सिरे से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था उसको बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश में जो अलग अलग समय गौ सेवा के नए प्रकार ठीक है सर, समय कम है। मृणाल जी, संजीव जी और आशुतोष जी से एक रिएक्शन और लेना है मुझे जल्दी। संजीव जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। मुझे ये बताइए सर, ये कितना अच्छा है कि समाज के महापुरुषों को हम शामिल करें अपनी पाठ्यक्रम में, और उसमें लेकिन अगर कोई सेलेक्टिज्म होता है, कोई खास वर्ग विशेष को सिलेक्ट किया जाता है, वो कितना आपको लगता है कि हमारे लिए अहितकर होगा? देखिए, सबको आप शामिल कर भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, हर एक जाति हर एक समाज के अपने अपने भी महापुरुष हैं, है ना, तो सबको आप शामिल नहीं कर सकते। उसमें डोमिनेंट जो ग्रुप होता है वो अपनी पर्सनालिटीज को शामिल करा लेगा, लेकिन जो वंचित दलित लोग रह जाएंगे, जो समाज में एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व तो उसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी पर्सनालिटीज को जीके के हिस्से में डाल दिया जाता है। और ये मतलब आप ग्लोबल पोजीशनिंग में देखिए ना कि भारत का जब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा तो वो ग्लोबल मैप पे कहाँ खड़ा होगा। वो एपिस्टेमोलॉजी आप पढ़ाइए, उसको लॉजिक पढ़ाइए, उसको तथ्य और तथ्य में फर्क बताइए, भावना और परसेप्शन और फैक्ट, ये दोनों में फर्क बताइए बच्चे को, वो तय कर लेंगे, शिक्षक तय कर लेंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, क्या घर पे पढ़ना है, क्या। ठीक है सर, समय कम है। आशुतोष जी, हमारे बच्चे क्या धार्मिक शिक्षा लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं या बेहतर और अच्छा प्रोफेशनल करियर चुनने के लिए जा रहे हैं, वो भी तब जब अब हर एग्जाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है? अब मध्य प्रदेश के अंदर ही एग्जाम बहुत कम होते हैं, अब पूरा सिलेबस जो है वो ओपन है और कंपटीशन पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट से होता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने जैसा कि अभी आपने कहा था कि मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो पूरे देश में बहुत कम है, बहुत नीचे है, और वो शायद इसीलिए है कि हमारे यहाँ पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, ये साबित होता है इस बात से। तो हमें पढ़ाई का स्तर सुधारना है, ना कि धार्मिक या सामाजिक स्तर समाज सुधारेगा, धार्मिक स्तर धर्म के लोग या परिवार के लोग सुधारेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे। स्कूल में केवल हमें शैक्षणिक उद्देश्य या शैक्षणिक इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमें विषय शिक्षक, विषय और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल सही हो, इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि धार्मिक एजेंडे पर। ठीक, तो 2018 में कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, आज तक मतलब उनका चयन हुआ था, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, ये हम सब जानते हैं, स्कूलों की हालत सभी को पता है। लेकिन ठीक है, ये बात भी सही है और बहुत लॉजिकल भी लगती है कि शिक्षा में अगर धर्म को, अच्छे लोगों की जीवनी को लाएंगे तो उससे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे, ऐसा तय है। पर सवाल यह है कि सरकार का असल काम, सरकार अब लग रहा है ऐसा है कि वो अपना पार्ट टाइम जॉब जो था धर्म को लेकर के उसको छोड़ करके फुल टाइम अब वो धार्मिक कार्यों में लगी हुई है, और जो मेन काम है विकास का लेकर के, क्या वहां पर उसका फोकस शिफ्ट हो गया है? केवल एजेंडा के हिसाब से अब काम हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखे कि बड़े बड़े धार्मिक आयोजन सरकारी तौर पर हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इससे कहीं फोकस शिफ्ट तो नहीं हो रहा विकास से। यह भी बड़ा सवाल है और इसको लेकर के भी चिंताएं उठनी लाजमी है। पंकज चतुर्वेदी जी, मृणाल पंत जी, संजीव राय जी, आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का भी शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार।
है।